नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स राजस्थान दिनांक 26 मार्च 2021 के अंक में। दोस्तों, लगातार हमारे व्यूज़ गिर रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो आप सभी को मेरी मदद करनी होगी और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको वाकई में लगता है कि ये मैटर सभी छात्र जो कि आर एस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। तो इसमें सहयोग बनाए रखें, क्योंकि हम 400 व्यूज़ पर आ चुके हैं, तो कम से कम 1000 व्यूज़ हमारे वीडियो का डेली हो, अर्थात लगभग 1000 छात्र जो हैं उनको तो कम से कम इसका लाभ मिल ही पाए। तो शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की पहले प्रश्न के साथ में, जो कि है आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा। आयुष्मान भारत एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने वाली योजना है जो पूरे देश भर के 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। और इसी योजना के अंतर्गत 10 करोड़वा आयुष्मान कार्ड हाल ही में प्रदान किया गया बिहार राज्य के एक निवासी को। तो इसी के साथ सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जो कि 2019 में सितंबर में शुरू की गई थी, उसके अधीन ये 10 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो ये कार्ड दिया गया गोपालगंज जिले के 25 साल के इरफान अली को। मोदी केयर के नाम से इस योजना को मशहूर माना जाता है, ओबामा केयर की तरह ही। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2019 से हुई थी। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या फिर 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा रही है। एबीवाई को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात पीएम जय भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का उपयोग किया गया और इसी के अधीन लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान की भामाशाह योजना को इसके साथ मिलाकर महात्मा गांधी आयुष्मान भारत बीमा योजना जो है उसको यहाँ लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दोस्तों 450 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग बिकी है जो भारतवंशी कलाकार साचा जाफरी की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग मानी जा रही है और इसका नाम है द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से बनाई गई ये पेंटिंग जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग होने का। इस पेंटिंग का आकार 6 टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा बताया जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन के दोगुने आकार की ये पेंटिंग है। ये कैनवास इतना बड़ा है कि इस पर 6 टेनिस मैच एक साथ खेले जा सकते हैं। साचा ने इसे 17,176 वर्ग फीट पर बनाया है और इसे बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इस पेंटिंग को फ्रांस के एक बिजनेसमैन आंद्रे अबडोन ने हाल ही में 450 करोड़ रुपए में परचेज किया है, खरीदा है। पेंटिंग का नाम जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी रखा गया है और इस नीलामी से मिली रकम का इस्तेमाल ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किया जाएगा। तो साचा जाफरी की ये पेंटिंग है जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए होली विशेष ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप 20% की सीधी छूट प्राप्त कर सकते हैं हमारी सभी बुक्स और सभी कोर्सेज पर। तो यदि आपने भी गुलदस्ता वार्षिकांक अभी तक नहीं लिया है तो ये सुनहरा मौका है आपके पास, जब आप इसे 20% की छूट के साथ मात्र 80 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अपनी गुलदस्ता वार्षिकांक 2020 की प्रति प्राप्त करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। निम्नलिखित में से किसे कोऑपरेटिव विकास के लिए गठित डेवलपमेंट फोरम का अध्यक्ष बनाया गया है? पूरे देश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने और सहकारिता को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देश के विकास हेतु उपयोग लेने के लिए पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक फोरम, डेवलपमेंट फोरम का विकास किया गया है, गठन किया गया है। तो सुरेश प्रभु के जो अनुभव है उसका लाभ इस फोरम को मिलेगा, तो इसकी बागडोर उन्हें दी गई है। फोरम के संस्थापक चेयरमैन प्रभु जी G20 और G7 जैसे अहम वैश्विक शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वे राज्यसभा के सदस्य भी हैं। फोरम के सदस्यों में इफ्को, जो कि एक अग्रणी संस्थान है उर्वरक उत्पादन के लिए, उसके MD US अवस्थी, क्रिबको के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव, NCUI प्रेसिडेंट दिलीप संघानी, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मंगलजीत राय और NAGCUB चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता
सम्मिलित हैं। तो अलग अलग सहकारिता का विकास करने वाली संस्थाओं के जो भी मुखिया हैं उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। देश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी 43A एक अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रयासों की बात की जाती है और यही प्रयास यहाँ पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस फोरम के जरिए कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़े सुधार और पुनरुत्थान हो सकेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव की जो वित्त जो संगठन है उनके जो फ्रॉड्स हैं उनसे भी जनता को बचाया जा सकेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक से अधिक देशों में कार्यरत समितियों के साथ भी मिलकर काम करेगा। अगर वर्तमान में हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेटिव समिति के कुल 28 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य देश में विद्यमान हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा और इसमें भारत इस बार 53 देशों में 40वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष भी भारत का 40वां स्थान रहा था, लेकिन उस बार केवल 50 देशों को सम्मिलित किया गया था। इस बार 3 देश अधिक बढ़ जाने से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि जो समग्र स्कोर है वो भारत का 38.46 से गिरकर 38.40 हो गया है। तो यहाँ पर एक गिरावट 0.06 अंकों की भारत के स्कोर में रही है। इस सूचकांक में कुल 53 देशों में बौद्धिक संपदा के माहौल का विश्लेषण किया गया है। जारी वर्ष 23 मार्च 2021 को 9वीं रिपोर्ट इसकी जारी की गई है। 2012 में इसकी पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल पॉलिसी इनोवेशन सेंटर। सबसे ऊपरी बात करें तो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी ये 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ऊपरी स्थान पर रहे हैं, जबकि वेनेजुएला, पाकिस्तान और अल्जीरिया अंतिम 3 स्थानों पर रहने वाले देश हैं। 50 बौद्धिक संपदा से संबंधित संकेतकों पर आधारित इस सूचकांक में 2020 में भारत ने 100 में से 38.40 का स्कोर प्राप्त किया है। तो लगातार भारत ने इस रैंकिंग में सुधार किया है और 2012 से लेकर अब तक भारत ने 13 से भी अधिक अंकों का सुधार इसमें जो ओवरऑल स्कोर है उसमें किया है। 9 कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 53 जो संकेतक हैं उनको ये मानता है और उसके आधार पर ये काम करता है। तो निश्चित रूप से भारत का एक अच्छा प्रदर्शन इसमें रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा एक अलग से वीडियो बना करके, जहां पर आपको इसका लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है? आंसर होगा शरद पगारे। तो दोस्तों जो बिरला फाउंडेशन है, ठीक है, उसके द्वारा आपका तो जाने माने हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। दोस्तों दरअसल के बिरला फाउंडेशन हर वर्ष 3 तरह के पुरस्कार प्रदान करता है, जिनको सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान के नाम से जाना जाता है। सरस्वती सम्मान जो हमारी संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक की कृति को पूरे देश भर में दिया जाता है। व्यास सम्मान की बात करें तो ये हिंदी भाषा में देश के किसी भी अच्छे साहित्यकार को दिया जाता है जो लास्ट 10 वर्षों में कृति उनकी प्रकाशित हुई है। और बिहारी सम्मान की बात करें तो वो राजस्थानी मूल के ही किसी लेखक को उनकी हिंदी या राजस्थानी में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार की घोषणा तो हो चुकी थी और अब ये व्यास सम्मान की घोषणा भी हो गई है। तो आरएस के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है। यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुई और वर्तमान में इसमें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। शरद पगारे के ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी का प्रकाशन वर्ष 2010 में किया गया था। 2019 की बात करें तो उस साल साहित्यकार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे प्रोफेसर शरद पगारे के बहुत से उपन्यास हैं, जिनमें गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनाबादी, उजाले की तलाश और जिंदगी एक सलीब सी आदि शामिल हैं। बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी कृति हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है। इनको लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है, तो आप इन्हें लाइक, शेयर और करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही इस चैनल को आगे लेकर जाएगा और उम्मीद कीजिए मैं लगातार आपको ये करंट अफेयर्स देता रहूँगा और इसके अलावा भी और भी मटेरियल जो आरएस जैसी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है वो मैं देता रहूँगा। लेकिन
मदद करते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।